पिछले लेक्चर में हमने किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है। हमने ये वाला टॉपिक किया था और उसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, की फीचर्स। भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, जो की फीचर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट की फीचर्स है वो करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, अगर आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, मान लीजिए आप गांव के अंदर रहते हो, राइट, या फिर आप शहर के अंदर रहते हो, तो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से कौन समझता है? आपका सरपंच समझता है, मुख्यमंत्री समझता है, या प्रधानमंत्री समझता है? तो जाहिर है आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से सरपंच समझेगा। अगर आपको पानी की प्रॉब्लम है तो आप सरपंच के पास जाओगे, ऐसा तो नहीं सीधा आप मुख्यमंत्री के पास चले जाते हो या फिर आप प्रधानमंत्री के पास चले जाते हो। उनसे मिलना तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी होता है ना। तो आप किसके पास जाते हो? आप जाते हो सरपंच के पास, ठीक है। जैसे आपने देखिए 6th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था ना, ग्रामीण प्रशासन और नगरीय प्रशासन। तो जब आपने लाइट तोड़ दी थी तो आप यास्मीन खाला के पास गए थे ना, और आपको दोबारा से लाइट लगवानी थी, आपको पैसे पे करने थे। ऐसा तो नहीं था कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री के पास चले गए थे, ठीक है। और ग्रामीण प्रशासन के लिए देखिए, आपको आधार कार्ड बनवाना था या फिर आपको बीपीएल कार्ड बनवाना था, तो वहाँ की ग्राम सभा काम कर रही थी ना। तो आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से कौन समझ रही थी? आपकी रूरल गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट समझ रही थी, जो आपके पास रहती है, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी स्टेट की प्रॉब्लम है तो आप कहाँ जाओगे? तो आप मुख्यमंत्री के पास जाओगे, एमपी के पास जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम आपकी देश से रिलेटेड है। मान लो आपको सिटीजनशिप की चाहिए, या आपको कोई बड़ा काम करवाना है जो राष्ट्रीय लेवल का है, तो आप किसके पास जाओगे? माननीय प्रधानमंत्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओगे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जो समझता है वो आप लोगों के पास जो रहता है ना, वो समझता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास टीचर्स आपको अच्छे से मैनेज करेगी या आपका प्रिंसिपल मैनेज करेगा? देखिए, प्रिंसिपल ये देख सकता है कि जो टीचर है वो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिलेबस टाइम पे करवाया उसने, क्लास ले रहा है या क्लास में जाके बैठा हुआ है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाना, आपको डिसिप्लिन में रखना, आपकी हर चीज़ को मैनेज करने का काम तो टीचर का है ना। तो उसी प्रकार से बच्चों, जो फेडरलिज्म है, जो कि हमारे संविधान की एक विशेषता है, जिसको हम संघवाद बोलते हैं, फेडरलिज्म, उसको, वो जो फेडरलिज्म है वो हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए, आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर है, फिर नीचे तमिलनाडु है आपका, इस साइड में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है आपका, इधर देखिए तो क्या है? गुजरात है आपका, राइट। तो ये आप देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं डोगरी भाषा बोलते हैं, कश्मीरी भाषा बोलते हैं, पहनावा अलग है, और यहाँ का जो एरिया है वो भी क्या है? माउंटेन एरिया है। तो यहाँ की प्रॉब्लम डिफरेंट है ना यहाँ की प्रॉब्लम से। यहाँ के लोग तो गेहूँ खाते हैं, यहाँ के लोग चावल खाते हैं, यहाँ पर फसलें अलग होती हैं। यहाँ पर भी जो है ऋतु के अकॉर्डिंग जो लैंडस्लाइड, जो यहाँ की लैंड है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होती है ना। तो यहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ का नियर अबाउट पर्सन समझेगा ना, यानी यहाँ का मुख्यमंत्री समझेगा अच्छे से। और यहाँ की जो प्रॉब्लम है, यहाँ के प्रॉब्लम्स को यहाँ का मुख्यमंत्री अच्छे से समझेगा, और यहाँ के प्रॉब्लम्स को यहाँ का मुख्यमंत्री अच्छे से समझेगा, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं कि दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट तो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबकी प्रॉब्लम को अच्छे से होल्ड कर लेगी। तो संविधान में मेंशन है कि इसने काम कैसे करना है, इस स्टेट ने काम कैसे करना है, तमिलनाडु स्टेट ने काम कैसे करना है, ये मुख्यमंत्री का काम क्या है। तो फेडरलिज्म में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है, और वो जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग होता है, अपनी मनमर्जी से नहीं होता है। संविधान के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ पावर है, इसी को क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म बोला जाता है। और क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए फेडरलिज्म? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, राइट, अलग अलग कल्चर है इसमें, तो सब प्रॉब्लम्स को यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग कर सकता।
लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए हमें, और वो थोड़ी सी स्ट्रोंग चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो ऐसा ही है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी पावर ज़्यादा मिली हुई है, ताकि ये अपने आप को अलग ना कर सके, ये अपने आप को अलग ना कर सके। हो सकता है कल को अलग राष्ट्र की डिमांड करने लग जाए ना, कई बार यहाँ से बोडोलैंड की डिमांड आती है, ठीक है, कहीं से अलग नागालैंड की डिमांड आती है कि हमें तो अलग होना है। तो पावर थोड़ी सी सेंटर की तरफ भी झुकाव है, वो भी संविधान के अंदर मेंशन है इन चीज़ों को, अपने आप झुकाव नहीं है। तो हमारा जो संविधान है उसकी क्या विशेषता है, सबसे पहले जो विशेषता है वो क्या है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है। और फेडरलिज्म की विशेषताएं क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं आप। देखिए, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मैंने ये पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब फेडरलिज्म सिस्टम के अंदर जो होता है संविधान जो होता है वो सुप्रीम होता है, उससे बड़ा कोई, उसके अंदर जो लॉ मेंशन है वही इम्पोर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है, उसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाएगा, ठीक है। फिर ड्यूअल गवर्नमेंट होती है। देखिए, मैंने बताया आपको, पहले कौन सी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या होगा आपका, लोकल गवर्नमेंट होगा, ठीक है ना। तो मतलब मोर देन एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगी, ठीक है। वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट फेयर एंड फ्री जुडिशरी। आपकी जो जुडिशरी होगी, जो न्यायपालिका होगी, वो क्या होगी, फेयर होगी। फेयर का मतलब क्या है, बिल्कुल किसी के हक में जब भी वो जस्टिस करेगी तो किसकी हेल्प लेगी, संविधान की हेल्प लेगी। कोई ऐसा कानून जो सरकार ने किसके खिलाफ बनाया है, संविधान के खिलाफ बनाया है, जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, आपको पता है उन कानूनों को जो जुडिशरी है वो रद्द कर सकती है, खत्म कर सकती है। और ऐसा इतनी बार हुआ है, बहुत बार क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव की जो कार्यपालिका है, जो सरकार है उसकी और जुडिशरी की लड़ाई भी रहती है, बहुत सारी चीज़ों को जुडिशरी के द्वारा रद्द भी किया जाता है। यानी जुडिशरी जो है वो फेयर एंड फ्री कैसे है, वो फेयर एंड फ्री तब होगी जब उसका कार्यकाल फिक्स होता है, उसको हटाने की प्रोसेस लेंथी होती है, उसको लगाने के लिए, उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए जो सरकार होती है उसका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। तो हमारी जो न्यायपालिका है ऐसे ही है, उसको लगाने के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए सरकार की इन्वॉल्वमेंट कम है, ठीक है। और उसके पास ये पावर होती है, वो देख सकती है कि संविधान के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद होता है रिग्रेट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर हम बात करें फेडरलिज्म सिस्टम की, तो उसके आज अगर प्योर फेडरलिज्म है, जैसे प्योर का मतलब बिल्कुल प्योर फेडरलिज्म जो है वो अमेरिका का है, तो वहाँ का संविधान रिटन है और रिग्रेट है। हमारे देश के संविधान थोड़ा सा फ्लैक्सिबल भी है, कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनको हम जल्दी से मोल्ड नहीं कर सकते, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं या जो हमारे संविधान के का बेस है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप ले आएंगे, नहीं, हम उनको नहीं बदल सकते। तो कुछ मामले ऐसे हैं जो रिजिड है, जो काफ़ी कठोर हैं, जिनको बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिनको हम चेंज ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो फेडरल सिस्टम की क्या होती है, विशेषता होती है। तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर फेडरलिज्म है। अगर हम सही शब्दों में कहें तो ये जो फेडरलिज्म शब्द है इसकी जगह हमारे यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। फेडरलिज्म की बजाय हमारे यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। सेकंड जो विशेषता है वो देखिए आप, सेकंड जो है वो क्या है हमारे संविधान की विशेषता, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो कहाँ से है पार्लियामेंट, आपको पता है। संसद जो है उसकी जो जननी है वो ब्रिटेन है, और हमने ये सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी कहाँ से अडोप्ट किया है, ब्रिटेन से अडोप्ट किया है, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट है वो क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए, पार्लियामेंट, संसद,
हमारे देश के अंदर नहीं, किसी भी देश के अंदर पार्लियामेंट जो है एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कानून बनाता है, जो लॉ बनाता है, ठीक है, विच मेक्स लॉ। पार्लियामेंट क्या है कि पॉलिटिकल सिस्टम है जो क्या बनाता है, लॉ बनाता है। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक। दूसरा, आप अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। हमारा जो देश है उसमें क्या है, जो पार्लियामेंट है वो कैसे बना हुआ है, इलेक्टेड पीपल से बना हुआ है ना। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, आप उनको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्स के जो मेंबर्स होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड एमपी। तो आपने देखो 7th क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में पढ़ा था ना कि कांता जो है वो वोट डालने जाती है और वोट डाल के जो है वो क्या करती है, अपना वोट देती है, और वोट देने के बाद जो है ये मेंबर्स जो है इलेक्टेड किए जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लोगों को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अब पार्लियामेंट में क्या होता है, कानूनों को बनाया जाता है। एक व्यक्ति तो कानून नहीं बनाता ना, मेजोरिटी से कानून बनते हैं। अब जिन लोगों को आपने चुना है वो लोग शासन व्यवस्था चलाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है, वो देखिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। 2 हाउस होते हैं इसमें, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वो क्या है, वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए, हमने 7th क्लास में एक लेसन किया था और उसमें पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर क्या है, राज्य के अंदर क्या फैल गया है, कोई बीमारी फैल गई है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। क्वेश्चन पूछे गए थे ना, आपने वो लेसन किया था, उस लेसन के अंदर क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। मान लीजिए राज्य के अंदर वहाँ पर हैजा फैल गया था, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, स्वास्थ्य मंत्री था कि नहीं था। उससे क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत सारे कि बताइए हैजे के कितने पेशेंट्स हैं, जिन लोगों की डेथ हुई है उनको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, कितने बेड है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। वो अपने किए हुए कार्यों के प्रति जिम्मेवार होती है। अगर वो कोई गलत काम करती है तो क्या है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। आई बात समझ में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट क्या बनाता है, कानून बनाता है। उसमें इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, हम जिन लोगों को भेजते हैं वो वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर मेजोरिटी से कानून बनता है। कोई भी कानून हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो आम कानून हो, जितने भी कानून बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुमत से बनते हैं, बिना बहुमत के नहीं बन सकते। और वहाँ पर 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर्स हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, मूलभूत अधिकार। आपको पता है ये जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं ये हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं, राज्य के अगेंस्ट मिले हैं। राज्य अपने मनमानी ना करे, ठीक है ना, राज्य जो है वो अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए तो फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर मान लीजिए राज्य कल को अपनी चलाने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि राज्य कोई ऐसा कानून लेके आता है जो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है, जो आपकी स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट करता हो, तो क्या हो, तो आपके पास कुछ राइट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, वो रिटन है, वो मेंशन है। तो फंडामेंटल राइट्स पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं जो हमें एक डिग्निफाइड लाइफ जीने को देते हैं, यानी हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत होती है। हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, हमारे पास फ्रीडम हो, हम एक्सप्लोटेशंस के खिलाफ लड़ सके, कोई हमारा शोषण ना कर सके, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ मिले होते हैं, स्टेट के खिलाफ होते हैं, ताकि स्टेट के अंदर डिक्टेटरशिप ना आ सके, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो आपको पता है हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं,
जैसे राइट टू इक्वलिटी मिली हुई है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या भाषा के आधार पर हमारे साथ कोई भेदभाव होता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी लोग जो है कानून के सामने बराबर है। जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारे साथ। जो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके साथ आप जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, ठीक है, सेक्स के आधार पर आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है ना, अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी जो है ये फंडामेंटल राइट्स मेंशन है हमारे संविधान में। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। आप अपनी बात रख सकते हो ना बच्चे। ये संविधान की ताकत है कि जो बात दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं है लेकिन बात सही है, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो, तो आप बता सकते हो। आप किसी भी जगह पे घूमने जा सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आप तमिलनाडु नहीं जा सकते या अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ घूम सकते हो। आपका जो मन करे आप उस जॉब को ले सकते हो। वो अलग बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में क्या है? आपको 6 टाइप की जो है फ्रीडम मिली हुई है। उसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, आपको अपनी बातों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बार बार होती रहती है ना, बहुत डिस्कशन रहता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, तो आप अपनी बातों को रख सकते हो। ठीक है, कोई ऑक्यूपेशन, कोई बिजनेस, ये सब चीज़ें आप फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकते हो। तो ये क्या है? आपका राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद है राइट टू एक्सप्लोटेशंस, मतलब हमारा कोई शोषण ना करे। जैसे उसके अंदर क्या दे रखा है कि जो 13 साल से 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम आज़ाद वर्क के अंदर नहीं डाल सकते। जो हार्मफुल, जो केमिकल वर्क वाले जो कारखाने हैं वहाँ पर वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। तो कोई हमारा शोषण ना करे। ठीक है, हमसे काम करवा के या किसी व्यक्ति से काम करवा के, मजदूरी कितनी है? 500 है और उसे दे रहे 250। अगर ऐसा है तो वो कोर्ट चला जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ ये बात? तो उसके बाद क्या है आपका? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। इसको हम बहुत डीपली करेंगे। जो हमें क्या मिली हुई है? स्वतंत्रता मिली हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता जो मिली हुई है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटे, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, उसके अंदर हम कि हमारा देश कैसा है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसके अंदर हम इसको डीपली करने वाले हैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को। उसके बाद है कल्चर और एजुकेशन फ्रीडम, और उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर मान लीजिए कोई भी हमारे अधिकारों का शोषण करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारे जो राइट्स मिले हुए हैं, इन राइट्स को हम एक एक करके काफ़ी डीपली पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं अगले टॉपिक में। और जो नेक्स्ट विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा टॉपिक है सेकंड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमने क्या पढ़े? कीवर्ड्स पढ़े किसके? संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। तो कौन कौन सी विशेषता थी? फेडरलिज्म था, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर था, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम था, फंडामेंटल राइट थे और सेक्युलरिज्म था। क्लियर? तो धन्यवाद।